है नो। तो देखो, आज क्या पढ़ेंगे हम लोग। तो क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश का परिवर्तन पार्ट 5 तक पहले वीडियो अपलोड हो गया है। तुम लोग वीडियो नहीं देखे हो तो जा करके देख लो। आज होगा पार्ट 6। यहाँ पर देखो, वीडियो ध्यान से देखो और नोट्स बनाओ। यहाँ पर रटाया नहीं जाता है, किताबी भाषा नहीं पढ़ाया जाता है। सिर्फ एक बार देख लो और जिंदगी में कभी भी भूलोगे नहीं। ध्यान से देखो, वीडियो पूरा अंत तक देखना। तो कल हम बना दिए थे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब 6 स्थिति से बनता है। तो हम बता दिए थे कि सबसे पहले अवतल दर्पण में अनंत पर वस्तु को रखेंगे तो किस तरह से प्रतिबिंब बनेगा, और अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। फिर वक्रता केंद्र पर रखे थे, फिर फोकस और वक्रता केंद्र के, फिर फोकस पर, इस सब बात कल बता दिए थे। तो तुम लोग जा करके वीडियो को देख लेना। आज देखेंगे उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण के सामने उत्तल दर्पण के सामने सामने जब जब वस्तु को कहाँ रखेंगे, तो और अनंत और पी के बीच, अनंत और पी के बीच। देखो, उत्तल दर्पण में सिर्फ एक ही स्थिति में प्रतिबिंब बनता है। ध्यान से देखो, अवतल दर्पण में 6 स्थिति में प्रतिबिंब बना था, लेकिन उत्तल दर्पण में केवल एक ही स्थिति से प्रतिबिंब बनेगा। तो अंदर मुखी पेंट करेंगे कि बाहर मुखी। तो इसका परावर्तक सतह आगे रहेगा कि पीछे। देखो, ये कोनो मिरर है, कोनो मिरर ले लो, कोनो कांच ले लो, कांच ले लो और कांच के एक पलाटी से पेंट कर दो। तो हम देखो, हम अंदर मुखी पेंट कर दिए, अंदर मुखी पेंट हो गया भैया। तो हेने से क्या होगा, हेने से चेहरा हेने से चेहरा दिखाई देगा। समझ में तो लगे। जैसे मान लो कोई शीशा है और किसी शीशा को पेंट मत करो, ऐसे ही चेहरा देखो तो दिखाई देगा, चेहरा दिखाई नहीं देगा, प्रकाश आर पार हो जाएगा। और उसको पेंट कर दो तो तुम बोलोगे सर काश से माटी से पेंट कर दे। तो माटी से ना, सबसे अच्छा होता है AgNO3। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का लेप चढ़ा देने पर वह प्रकाश को अच्छा से परिवर्तन करता है। तो हम देखो प्रकाश कर दिए, कहाँ से, अंदर मुखी प्रकाश कर दिए। तो इसका परिभाषा बताए थे कि कौन दर्पण है, तो उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण का बताए थे। अब इसका परावर्तक सतह कौन हो जाएगा, तो परावर्तक सतह जहाँ से मुहवा देखेंगे जौन परावर्तक सतह हो जाएगा, तो बहरी वाला हो जाएगा परावर्तक सतह। तो हम बताए थे तो लोग के कि ऊ से उठल आ ऊ से उतल, ऊ से उठल आ ऊ से उतल। तो ये कौन दर्पण है, गोलीय दर्पण का एक भाग है। गोलीय दर्पण तुम लोगों को बताए थे, गोलीय दर्पण हो गया। गोलीय दर्पण के काट दो, गोलीय दर्पण के काट दो। तो देखो, गोलीय दर्पण का एगो टुकड़ा हो गया। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो अब देखो, तो गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह जब बाहर की ओर उठा रहता है, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर उठा रहता है, देखो उठल है ये वाला, उठल है वाला, तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे उठल, उसे उत्तल। तो वैसा गोलीय दर्पण, इसका परिभाषा देखो, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, बाहर की ओर उठा होता है, उसे उठल, उसे उत्तल। तो ये हो गया उत्तल दर्पण। ये सब बता, ये कहानी पहले ही वीडियो में बता दिए, फर्स्ट वीडियो में बता दिए हैं। अब देखो, अब इसका देखो, अवतल दर्पण कैसे हो जाएगा, तो इसका बाहरी से पेंट कर दो, बाहरी से पेंट कर दो। तो ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। तो इसका परावर्तक सतह कौन हो जाएगा, है न, है न से आई कौन VIP लड़की मुंह देखेगी हमें बानर नियन पेंटवा जन हो जाएगा, उन्हें से नहीं देखेगा नु, देखेगी आगे से है। तो इसका परावर्तक सतह आगे रहेगा कि पीछे,
आगे हो गया नु। तो अब देखो इसका परिभाषा, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसल है। ये परावर्तक सतह है जो अंदर की ओर धंसल है। तो अ से अंदर, अ से अवतल, अ से अंदर, अ से अवतल। तो वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसल है चाहे झुका है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अब देखो यहाँ पर ज्यादा समय तुम लोग जिया नहीं करेंगे क्योंकि सब पढ़ा दिए हैं, पहले ही पढ़ा दिए हैं, तो इसीलिए अपना पॉइंट पर आते हैं। देखो अब देखो ये हो गया हमारा कौन दर्पण, उत्तल दर्पण। तब बताओ ऑब्जेक्टिव यहाँ से तुम लोग से पूछेंगे कि उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र आगे होता है कि पीछे? आगे होता है कि पीछे? आगे होगा है ने, वक्रता केंद्र है ना लेंगे, एक के गोल बनाएंगे जब इसे गोल, कैसे गोला का नहीं भाग है वैसे गोल वैसे बना देंगे इसे, तो केंद्र है ना बीच में न रहेगा, तो पीछे न होगा। तो उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र पीछे होता है। उत्तल दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहाँ होता है? इस सब हेनियन होगा। देखो तो अब भाई देखो बीच में एगो हम बना देते हैं ध्रुव। ध्रुव किसे कहते हैं? तो दर्पण के मध्य बिंदु, दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। हो गया नु। अब देखो दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। तो अब यहाँ पर वक्रता केंद्र हमारा हो जाएगा बीच में। हो गया नु, समझ में तो लगे ना, तो और आगे लेना है तो और आगे ले लो, कोई टेंशन वाला बात नहीं है। चलो हो गया सी। तो अब देखो अभी क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या का परिभाषा देखो, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फिजिक्स सबसे आसान चैप्टर फिजिक्स है? समझ में तो लगे। तो P यानी कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब देखो अब दोनों के बीच में होता है F। तब बड़की F लिखेंगे, बड़की F। क्या है बड़की F लिखेंगे? क्योंकि फोकस, ये फोकस कहो करके चाहे फोकस बिंदु कहो, तो फोकस या फोकस बिंदु को बड़की अक्षर से सूचित करते हैं। समझ जाएंगे नु। अब फोकस दूरी, अब फोकस दूरी का परिभाषा कैसे हो जाएगा? तो ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। हो गया क्लियर है? अब देखो ये सब बता दिए, ध्यान से देखो। अब क्या करेंगे? तो सबसे पहले मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई किरण आएगी तो दर्पण से टकरा के बाहर निकल जाएगी। टकरा के कहाँ निकलेगी? बाहर निकलेगी नो। कैसे? इसका परावर्तक सतह आगे मुखी है तो आगे ही मुखी प्रकाश निकलेगा। जिसे ऐनक ले लो, अब पेंटवा जन है, पेंटवा वाला से इसे मारो सूरज के सामने कह के, सूर्य भगवान के प्रकाश चल जाएगा उन्हें। छोटी मोटी कोनो के आँख पे मारो चमकेगा। देखो कि जाने मतलब मुंह देखा जाता है जौना किनारा से ओने से बारो तो प्रकाश चल जाएगा। तो परावर्तक सतह हो जाएगा हमारा, है नु। तो प्रकाश के किरण कहाँ जाएगा? पहले ध्यान से देखो, पहले ये वाला बना लो। कैसे कि ये वाला आपतित किरण काल्पनिक रूप से कहाँ मिलेगा? F पर मिलेगा। F पर मिल गया नु। चलो ये हमारा किरण बाहर की ओर क्या हो गया? निकल गया नु, निकल गया। अब देखो तो एक किरण कहाँ से जाएगी? अब एक किरण कहाँ से जाएगी? हई हमारा क्या है? हई वाला ये वस्तु है, तो वस्तु का नाम लिखो। तो तिरवा के ऊपर A नीचवा B। तो देखो हम ऊपर में हेडिंग में लिखे हैं कि वस्तु को कहाँ रखना है? तो अनंत और P के बीच। तो हेने है जातना, देखो 8 के सुता दो, ठोक ठाक के सुता दो, बन जाएगा का? अनंत। तो अनंत और P, हई हो गया अनंत और P। तो एक स्थिति होता है केवल उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के लिए, एक स्थिति होता है कि अनंत और P के बीच में कतही वस्तु को रख दो, कतही वस्तु को रख दो। तो हई हो गया हेने अनंत हो गया, एगो हो गया P। तो अब देखो बीच में है नहीं वाला वस्तु को रख दिए
तो जाएगा दर्पण से टकराएगा, टकरा के बाहर निकल जाएगा और उसके टकरा के निकल गया नो, तो काल्पनिक रूप से एफ पर मिलेगा। समझ तो लगे, यानी कि वास्तव में नहीं मिलता है, देखने में लगता है नु कि फोकस से जा रही है, किरण जो जा रही है नु फोकस ले जा रही है, वास्तव में नहीं है, काल्पनिक रूप से। इसी को बोलते हैं काल्पनिक चाहे आभासी। एगो किरण कहाँ से जाएगी, तो एगो किरण तुम लोगों को बताए थे कि वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से जाएगी तो क्या होगी, फिर उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। समझ में आएगा तो लगे। देखो फिगर तो थोड़ा सा हो गया टेढ़, तो लोग बनाना अपन बढ़िया से परकाल वर्कल से। देखो हम बना देते हैं इसे सी, कोई दिक्कत नहीं है नो तो लगे। तो देखो तो अब यह किरण वक्रता केंद्र से जाएगी तो रह जाएगी उजे, कोनो गेंदा के खाड़ मारो तो जमीन के अंदर धंस जाएगा, फिर उसी दिशा में वापस आएगा नो। तो अब देखो गेंदा की तरह प्रकाश के किरण काम करता है, तो 90 डिग्री अब हमेशा देखो वक्रता केंद्र से जाएगा तो हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे जाएगा, 90 डिग्री पे एंगल पे जब जाएगा तो फिर उसी दिशा में क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। समझ में आएगा तो लोग। अब देखो, अब ध्यान से देखो, तो अब जहां दोनों किरण एक दूसरे को काटेगा तो क्या होगा, वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब देखो बन गया, देखो हाई हो डॉटे डॉट जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, डॉटे डॉट जाएगा। क्या है कैसे देखो, टकरा के ये में वापस आ जाएगी। चलो ये हो गया, क्या हो गया, प्रतिबिंब। तो जहां कटेगा जाने हो जाएगा तीर के निशान ऊपर, तो ए डैश बी डैश। समझ में आ गए तो लगे, तो हमारा प्रतिबिंब बन गया। तो अब देखो, अब इसका लिखो प्रतिबिंब विशेषता, प्रतिबिंब विशेषता, प्रतिबिंब विशेषता। एक नंबर, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच में। देखो बीच में दिखाई तो लोग देखने में बीच में नहीं लगता है, लेकिन तुम लोग बढ़िया से बनाओगे फिगर तब बीच में बनेगा। हाँ तो वही हो गया, ध्रुव और फोकस के बीच है। तो कहाँ बनेगा, तो पी और एफ के बीच में। क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है। और रोमन संख्या 2, तो रोमन संख्या 2 देखो, तब वस्तु का रखे हैं सीधा, तब प्रतिबिंब बना है सीधा। आज छोटा बना है, छोटा नहीं है, छोटा है नु। तो आकार देखो पहले, आकार, तो आकार कैसा है, आकार कैसा है इसका, यानी कि प्रतिबिंब का विशेषता देखना है। तो प्रतिबिंब के मतलब आकार कैसा है, तो वस्तु के आकार से छोटा है। अब देखो क्या है, सीधा है कि क्या है, सीधा है कि उल्टा, सीधा है कि उल्टा। तो इसका क्या लिखेंगे, प्रकृति, प्रकृति। तो प्रकृति में सीधा और सीधा जब रहेगा तो समझ जाओ कि सीधा जो बनेगा तो हमेशा काल्पनिक या आभासी बनेगा। ध्यान से देखो ने, सीधा, सीधा, तो सीधा में आभासी, तो सी दोनों संगति है। याद करोगे ट्रिक तो लोग याद हो गया कैसे, सी तो सी, सीधा तो आभासी, याद हो गया ना। तो कब सीधा बनेगा तो आभासी बनेगा। तो लिखो सीधा और आभासी, आभासी को बोलेंगे काल्पनिक, आभासी को ही बोलेंगे काल्पनिक। समझ में आ गया तो लगे। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा बनता है, सीधा बनता है, काल्पनिक बनता है, और क्या बनता है, और कहाँ बनता है, तो फोकस और अब देखो हम यहाँ पर ध्रुव और फोकस के बीच में नहीं लिखे हैं,
तो तू लोग याद कर लेना कि सर तो ध्रुव या फोकस तो नहीं लिखवाए थे। अरे पीए को नहीं बोलेंगे ध्रुव, आईएफ को बोलेंगे फोकस। तो ध्रुव और फोकस के बीच बनता है, समझ में आगे तो लगे। तो जल्दी उतारो। देखो अब दूसरा नियम लगा के भी ये वाला बन जाएगा। तो दूसरा नियम ध्यान से देखो कैसे लगेगा। देखो साफा मिटा दो। दूसरा नियम तो नियम बताए थे तो लोग के प्रतिबिंब बनाने के नियम 4 गो होता है। 4 गो होता है। पहला नियम होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और उसके बाद बताए थे कि समांतर आई तो फोकस से जाई, अब फोकस से जाई तो समांतर हो जाई, और वक्रता केंद्र के दिशा में जाएगी तो फिर उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। सब नियम बता दिए थे कल वीडियो में। देखो तो ये हो जाएगा, क्या होगा, सी मान लो, उसके बाद बीच में एगो एफ मान लो। समझ में आ गया तो लगनो। तो देखो तो अब की बार हम लगाएंगे आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो देखो ध्रुव से जाएगी, ध्रुव से चल गई नु, तो जितना 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 कोण पे आएगी उतना कोण पे जाएगी। हई वाला तो सेम रहेगा, ये सेम रहेगा नु। अब देखो तो ये क्या हो गई, ये हो गई चल गई। तो चल गई तो इसका अब आगे मुखी बढ़ा दो, बढ़ गया नु। तो देखो वस्तु तो वहीं पर रहेगा, वस्तु तो वहीं पर रहेगा, वस्तु तो वहीं पर रहेगा। एक बार जब टकराएगी तो बाहर निकल जाएगी और काल्पनिक रूप से फोकस पे आएगी। और दूसरा नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, करके आगे मुखी बढ़ा दो। तो देखो फिर वैसे ही कट गया नु, प्रतिबिंब सेम टू सेम बनेगा। तो हम दोनों नियम से बता दिए, तुम लोग जैसे मन उसे बना देना परीक्षा में। चलो अब देखना है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसे कहते हैं। ध्यान से देखो प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। तब प्रतिबिंब 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 क प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी या काल्पनिक। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। चलो तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं, आप प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है उसका भी परिभाषा बताओ। 5 नंबर के क्वेश्चन पूछेगा कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, उसका परिभाषा लिखें। तब प्रतिबिंब का परिभाषा ध्यान से सुनो। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु से आपतित किरण, किसी वस्तु से आपतित किरण। इसे देखो तू खड़ा हो जाओ, जाके घर में ड्रेसिंग होगा बड़ा जगह शीशा नु, खड़ा हो जाओ तो अंदर दिखाई देता है, वह हो गया प्रतिबिंब। समझ में तो लगे, वह हो गया का प्रतिबिंब। तो कैसे हो गया, अब मान लो हमारा शरीर से टकरा कर, तो खाली हमारे शरीर से टकराएगा, कौनो वस्तु से है। तो वस्तु से आपतित किरण, वस्तु से आपतित किरण दर्पण से परावर्तन होने के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होते हैं उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। याद हो तो लगे, याद हो गया नु। अब देखो आभासी प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब तो जब किसी वस्तु से आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में काटती हैं, उसे उस वस्तु का
वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। समझ में तो लगे। अब देखो काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो वस्तु से आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है तो उसे उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। याद होगा तो लगे। चलो रोको करके देखो तो परिभाषा लिख दिया ध्यान से देखो। प्रतिबिंब तो किसी वस्तु से आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है तो उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। तो किसी वस्तु से आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में काटती है तो उसे उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी में आ जाओ तो किसी वस्तु से आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। ध्यान से देखो, इसे मान लो कोई वस्तु हो गया तो किसी वस्तु से आपतित किरण दर्पण से कहाँ टकराएगा, दीवार में, दर्पण से नु। तो दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, वास्तव में जहां आ गया तो जान लो कि वास्तविक प्रतिबिंब। और फिर जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट मारो। अब देखो, अब दर्पण के बारे में हम लोग पढ़े थे। दर्पण, तो दर्पण कितना होता है, दर्पण कितना होता है। तो दर्पण होता है 3 गो। पहला समतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण, और तीसरा अवतल दर्पण। देखो तो तीनों का उपयोग देखना है। एग्जाम में हमेशा आता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग, देखो ध्यान से देखो, समतल दर्पण के बारे में पूरा बेहतरीन ढंग से इसका खानदान खत्म कर दिए हैं पहले वाला वीडियो में, तो वहां पर तुम लोग जा करके देख लो। वहां हम यहाँ पर नहीं बताएंगे क्योंकि ज्यादा समय लग जाएगा। हाँ, उत्तल दर्पण का उपयोग बताओ तुम लोग। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन में साइड मिरर के रूप में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, इससे कोई भी गाड़ी होगी, बस, ट्रक, टेम्पू, तो पीछे वाला जो शीशा होता है तो उसमें कौन दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब तुम पूछो, बोलोगे कि सर उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है, समतल दर्पण का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। तो हम समतल दर्पण में तुम लोगों को बताए थे कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु के आकार का बराबर बनता है, यानी कि जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा है। तो अब मतलब साइड मिरर कितना जगह होता है, छोटी जगह होता है, और ट्रक होती है बहुत बड़ा चुका, तो उसका प्रतिबिंब उसमें आ जाएगा, प्रतिबिंब उसमें आ जाएगा, प्रतिबिंब उसमें बढ़ेगा, वस्तु के आकार के बराबर बड़े जगह ट्रकों के प्रतिबिंब बन जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगा ना, लगेगा कि भीड़िया सटल है, तो आगे जो गाड़ी चलाएगा वो ठोक देगा किसी में। तो समतल दर्पण का उपयोग नहीं होगा नु। अवतल दर्पण का उपयोग क्यों नहीं होगा, तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जादू होता है। प्रतिबिंब क्या होता है, कब बड़ बन जाता है, कब छोट बन जाता है, कब बहुत बड़ा बन जाता है प्रतिबिंब, कब काल्पनिक बन जाता है, नु, कब उल्टा बन जाता है, कब सीधा बन जाता है, तो उसी का उपयोग कर दो साइड मिरर के रूप में। तो कब लगेगा कि ट्रकवा पलट क्या रहा है उल्टा, कब लगेगा कि छोट हो गया,
कबो लगेगा कि एकदम पूरा लड़ गया, भिरिया गया, तब प्रतिबिंब बनता है कैसे? 6 गो बनता है, तो 5 गो बनता है उल्टा, 5 गो उल्टा बनता है या एगो सीधा बनता है। तो गड़बड़ हो जाएगा ना, गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान से देखो, तो इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा बनता है, सीधा बनता है ना, तुम बता सकते लोग लगल नु, तो सीधा बनता है और छोटा प्रतिबिंब बनता है, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो इसीलिए पीछे से कोई गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है, ड्राइवर देख लेता है और भारी दुर्घटना से बच जाता है। समझ आए तो लगे? ये क्वेश्चन है तो लोग किताब में कि वाहन में साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह सीधा और छोटा बनता है, जिसके चलते पीछे से आ रही गाड़ी को ड्राइवर अच्छी तरह से देख लेता है और भारी दुर्घटना से बच जाता है। बस इतना लिख देना है। समझ में तो गए? दिमाग से तनी सोच के तनी अथी करो, रटे वाला फेरा में मत रहो, ना तो काम हो जाएगा गड़बड़। उत्तल दर्पण का उपयोग तो देखो, वाहन में पीछे देखने के लिए साइड मिरर के रूप में किया जाता है। समझ में तो लगे? पूछेगा कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो वाहन में साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में खाली लिख दो, काम हो जाएगा क्लियर। साइड मिरर के देखने के लिए साइड मिरर के रूप में। अब देखो एक और होता है, 2 गो होता है, केवल 2 गो होता है। समझ में तो लगे? वाहन में पीछे साइड मिरर के रूप में। अब देखो एक और होता है उत्तल दर्पण का उपयोग, एक और बताओ कहाँ होता है? गॉली लाइट, गॉली जो लाइट में, जो गॉली में जो लाइट होता है, स्ट्रीट लाइट, तो उसमें स्ट्रीट लाइट में के रूप, स्ट्रीट लाइट में कौन दर्पण का? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो लिखो गॉली लाइट, उसी को स्ट्रीट लाइट के रूप में कौन दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। अब देखो, अब 2 गो याद रखो भाई, 2 गो याद रखो। अब बाकी कौनो पूछेगा आंख मूंद के मारो अवतल। समझने तो लगे? उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में, उत्तल दर्पण का उपयोग गॉली लाइट में यानी कि स्ट्रीट लाइट में, गॉली में लाइट नहीं होता, वेपर लाइट बड़की, तो उसमें। और उसके बाद बाकी जवन हो जाएगा, बाकी जवन कौनो पूछेगा तो मारना है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का देखो उपयोग कहाँ किया जाता है?